सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी पिछली क्लास में आपने देखा प्रस्तर युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, पहले देखा आपने प्रस्तर युगीन, फिर ताम्र पाषाण युगीन, सोर्स भी आपने देख लिया है। आज शुरू करेंगे ताम्र पाषाण सभ्यता। हमने बताया था कल कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दैमाबाद और इनाम गांव ही ऐसे थे जो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। गिलुंद में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो ये सारी जो रॉ मटेरियल था तैयार था, इन्हीं लोगों ने लगभग अधिशेष इनका जो थोड़ा बढ़ा होगा, व्यापार विनिमय बढ़ा होगा, इससे इन लोगों ने उत्पादन की तकनीक को थोड़ा अपने उन्नत किया, कांसे का ज्ञान प्राप्त किया और सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों में जब बाढ़ उतर जाती तो वहाँ ठीक से खेती, अच्छी खेती होती थी, अच्छी उपज होती थी। इन क्षेत्रों में ये इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना रिहायश बनाया, आवास बनाया और एक नगरीकृत सभ्यता डेवलप करने में सफल हुए। और वो सभ्यता चूँकि सिंधु घाटी में पाई गई, सिंधु घाटी में शुरुआत में पहचानी गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में जब विद्वानों ने देखा कि सिंधु घाटी के बाहर भी ये सभ्यता डेवलप हुई, लोथल गुजरात पूरा क्षेत्र है, तो 12 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में डेवलप हुई है। गंगा घाटी यहाँ हिंडन, मेरठ के पास हिंडन, आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे यहाँ तक है। तो इसको इन्होंने पहली बार जहाँ खोजी गई उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। आज की हमारी क्लास का यह विषय है हड़प्पा सभ्य संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता। चूँकि कांसे का ज्ञान इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था, पहले ताम्र ज्ञात हुआ, उसके बाद टिन मिला करके इन्होंने कांसा बनाया और कांस्य युगीन सभ्यता डेवलप किया। और एक ग्रामीण सभ्यता से ताम्र पाषाणकालीन लोगों ने एक उन्नत सभ्यता डेवलप करने में सफल रहे। अब इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है, हड़प्पा के टीले की खोज जो सबसे पहले देखने वाला जो था एक अंग्रेज़ था, चार्ल्स मैसन था। ये 1826 में गया वहाँ पे, 1826 में चार्ल्स मैसन था। चार्ल्स मैसन 1826 में यहाँ गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। इसके बाद कनिंघम महोदय गए, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये महोदय गए। इन्होंने हड़प्पा के टीले को 1000 वर्ष पूर्व का बताया। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने 1000 वर्ष पूर्व का बताया। एट लास्ट जो है जॉन मार्शल ने इसकी खोज की। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र के बराबर बताया। मिस्र और मेसोपोटामिया के जितना पुराना बताया। अब जो खुदाई हुई है उस खुदाई को माधव स्वरूप वत्स और उन्होंने किया था, दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई शुरू की। ठीक, इसकी खुदाई 1921 में जब शुरू किया इन्होंने, तब धीरे धीरे स्थलों का मिलना शुरू हुआ और इसके भौगोलिक विस्तार का पता लगा। जो लगभग भौगोलिक विस्तार की अगर बात किया जाए, भौगोलिक विस्तार इसका लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक, भौगोलिक विस्तार इतना बड़ा था ये। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र था, दास नदी किनारे एक सुतका गेंडोर था जो उस समय मकरान तट पर समुद्र के किनारे था। तो पश्चिमी तट की बात किया, पश्चिमी तट जो है, पश्चिम का उसका अंतिम छोर था, पश्चिम का सुतका गेंडोर, ये था कहाँ पर था? हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी छोर था ये दास नदी के किनारे था। ठीक,
पूर्वी छोर कहाँ था, पूर्वी भाग जहाँ से पूरब में नहीं मिले, तो ये आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, वर्तमान इंडिया के मेरठ में आलमगीरपुर, ये है हिंडन नदी के किनारे। ठीक, इसके बाद उत्तरी छोर की बात करें, अगर उत्तरी सीमा इसकी क्या थी, उत्तरी सीमा थी मांडा। मांडा जो है कहाँ था, चिनाब नदी के किनारे, कश्मीर में है ये। और दक्षिणी छोर दैमाबाद, महाराष्ट्र में है, दैमाबाद, भगतराव दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और ये है किस नदी के किनारे है, प्रवरा। ये तो उसकी सीमा थी, ये सड़क। और ये जो पूरा क्षेत्र जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। इतने क्षेत्र में फैली हुई थी। भौगोलिक विस्तार आपके समझ में आ गया होगा। भौगोलिक विस्तार इसका जो चारों सीमाएं थी ये थी, और 12,99,000। इन क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी के आसपास क्षेत्रों में तो पाए गए गग्गर हाकरा, जो विलुप्त सरस्वती नदी है जो राजस्थान में पाई गई है, तो वो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे ये काफ़ी क्षेत्र पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र वो घग्गर हाकरा पाट जिसे कहते हैं, या विलुप्त सरस्वती, उसके किनारे ज़्यादा पाए गए हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो कहाँ खोजे गए सबसे ज़्यादा स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, तो गुजरात में खोजे गए। अब आपके समझ में आ गया भौगोलिक विस्तार, यानी गुजरात का पूरा क्षेत्र, राजस्थान पूरा क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, और उधर पूरा पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में क्षेत्र पाए गए। इतने बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अब इस क्षेत्र की अगर बात करें मिट्टी की, तो ये क्षेत्र ऐसा है, अधिकतर भाग रेगिस्तानी है। और ये रेगिस्तान ऐसा है कि उस समय जब हड़प्पा सभ्यता वहाँ डेवलप हुई है, हम अगर साक्ष्यों की बात करें तो उसके साथ आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार या उसके साथ जो आने वाले, उन्होंने विवरण दिया उसमें बारिश ज़्यादा होती थी। तो सिकंदर के आने के समय जब बारिश हुई, उसका मतलब पहले भी बारिश वहाँ पर होती थी। उसके बहुत काफ़ी 2,500 साल पहले ही ये सभ्यता हुई है। इसका समय लगभग हड़प्पा सभ्यता का कब मानते हैं, अगर ठीक से 2700 ईसा पूर्व से जो सौरमान्य थे 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये इसकी सर्वमान्य तिथि है। कुछ 2500 ईसा पूर्व से 1700 मानते हैं, कुछ इस तरह से तमाम सारे मत हैं, लेकिन ये एक जनरल आइडिया आप कर सकते हैं कि ये इतनी इस लेवल में यहाँ पर इस क्षेत्र में मानते हैं। अब वहाँ पर वनस्पतियाँ कम थी। यहाँ पर जैसे हमें जानते हैं कि लोहे का ज्ञान तो था नहीं, लोहे से ही कठोर चट्टानों को तोड़ा सकता है, पेड़ों को काटा सकता है, लेकिन झाड़ झंखाड़ अगर काटना हो तो सामान्य धातुओं के हथियार से, जैसे तांबे से या कांसा थोड़ा और कठोर हो जाता है मेटलर्जी द्वारा, तो उससे काटा जा सकता है। खेती करना हल के फाल के लिए दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी में बिना उसके संभव नहीं है, लेकिन बलुई मिट्टी हो या बलुई दोमट हो या बलुई मिट्टी हो थोड़ी, या कछार के मैदान हो जहाँ पर नदी का बाढ़ उतरने के बाद जो ज़मीन बचती है वहाँ पर बलुई ज़्यादा होती है, उपजाऊ भूमि होती है, तो वहाँ पर लकड़ी के फाल से भी जुताई हो जाती है, क्योंकि बहुत पोली मिट्टी होती है और आराम से जुताई आप कर सकते हैं। तो ये स्थिति थी डेवलपमेंट, कृषि के लिए ये बहुत अनुकूल स्थिति। पूरा क्षेत्र जो है ऐसे ही इसी तरह का था। और इस समय कृषि मुख्य धंधा था। इन लोगों ने कृषि को, अधिशेष को बढ़ाया, व्यापार वाणिज्य किया और एक सभ्यता डेवलप कर ले गए। अब बात करते हैं एक क्रम से हड़प्पा की, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा जो पहले खोजा गया है, हड़प्पा, ये लगभग 3 मील दायरे में फैला है, 3 मील दायरे में। ठीक, यहाँ पर जो, हालांकि इसके जो ईंट उठ हैं इसके जहाँ पर पाया गया है ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे है, अभी हम इकट्ठा उसका डाटा दे देंगे। रावी नदी के तट पर है, तट पर ये जहाँ पाया गया है, इसके जो स्थान है, इसके ईंट उठा ले गए हैं, चोर उठा ले गए हैं, तो नष्ट भ्रष्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ढांचा नहीं मिला है। लेकिन यह है कि जो मिला है उसके आधार पर ये पूरी बस्ती 2 भागों में बटी थी। बस्ती जो है 2 भाग में बटी थी।
दो भाग, कौन कौन से? पूर्वी और प्लस पश्चिमी। और लगभग सभी बस्तियों की, सभी हड़प्पाकालीन बस्तियों की यही स्थिति थी। पूर्वी भाग निचला नगर कहलाता था, निचला नगर, और ये चबूतरे पर ऊंचा उठा के बनाया गया था। तो पश्चिमी जो बस्ती थी वो दुर्गीकृत थी, और जो दुर्गीकरण किया गया था इतना मजबूत था कि उसका बेस जो था, दुर्ग की दीवार का जो बेस था वो 45 फीट 40 फीट चौड़ा था। ठीक, सोच लीजिए 45 फीट नीचे दीवार थी, उसके ऊपर फिर बुर्ज बनाए गए थे, इस तरह से तैयारी की गई थी। इतना सुरक्षित इसे बनाया गया था, रावी नदी के तट पर था। और इसकी जो अवस्थिति थी, कहाँ थी? जम्मू, जम्मू जाने वाला मार्ग था, एशिया, ठीक, जम्मू, एशिया और दक्षिण की तरफ, दक्षिण का रास्ता। तो इस तरह से तीन के स्थान पे बने होने की वजह से ये थोड़ी दूर थी बस्ती, और जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां हैं इनसे इसकी दूरी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा डेवलप इसीलिए हो पाया कि ये एक जंक्शन पे था, और इसीलिए अच्छे से डेवलप हो पाया। जम्मू एशिया और दक्षिण, हमने बताया था कि जो ये है, और एक तो रावी नदी के तट पर था, तो कनेक्टिविटी भी इसकी बनी हुई थी। यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, जैसे जो मुख्य यहाँ पर, जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो पहचान है, पहचान के रूप में अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर मिला अन्नागार, अन्नागार मिला है, और चबूतरे मिले हैं, चबूतरे 15 चबूतरे मिले हैं, गोल चबूतरे मिले हैं, जिस पर चबूतरे 15 गोल। ये चबूतरे ऐसे थे जैसे आज भी हम धान मान लो कटाई किए, धान देख रहे होंगे आप, तो उसको पटक पटक के किसी ऊंचे ठोस सरफेस पर उसको पटक पटक करके उसका धान निकालते हैं और इकट्ठा करते हैं, उसका जो डंठल वाला पोर्शन उसको अलग करते हैं। तो उसको पटकने के लिए, बीज उसका अलग अलग करने के लिए किया जाता था। तो ये चबूतरे बने हुए थे, क्योंकि इनकी दरारों में वो अनाज फंसा हुआ था, फंसे हुए मिले हैं, तो इससे लगता है कि ये पीटने के लिए। उनके बगल में 6-6 की पंक्तियों में, 6-6 की पंक्तियों में ये बने हुए हैं, अन्नागार बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अन्नागार। यहाँ पर मतलब वहाँ पिटाई करने के बाद अनाज जो होता था वहाँ डाल देते थे। इसके अलावा जो वसूली वाला अनाज जो रहता होगा वो भी यहाँ रखते थे। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही कॉमन पहचान है। तो ये चीज़ें थी। धान्य कोठार बना हुआ था, चबूतरे मिले हैं, अन्नागार मिला है, ये चीज़ें मिली हैं, बाकी दुर्गीकृत है। और यहाँ पर अन्य जो चीज़ें मिली हैं, मृड मूर्तियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? मृड मूर्तियाँ पुरुषों की। अन्य चीज़ों की मिली हैं, पुरुषों की ज़्यादा मिली। जैसे मोहनजोदड़ो में महिलाओं की ज़्यादा मिली, लेकिन यहाँ पर पुरुषों की ज़्यादा मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी एक मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। ठीक, इसके अलावा सावधान एक कब्रिस्तान मिला है, R37 नाम दिया गया है उसे, कब्रिस्तान। ये यहाँ पर जो शव पाए गए हैं, देवदार की ताबूत बना हुआ, जो ताबूत है देवदार की लकड़ी का है, देवदार की लकड़ी का ताबूत है। तो ये दफनाने की प्रथा, इससे स्पष्ट होता है वहाँ दफनाने की प्रथा उस समय मौजूद थी। देवदार के ताबूत में दफनाया जाता था। ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से जो प्रमुख नगर इसके थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तो ऐसा लगता है कि पिगट महोदय ने कहा कि ये पूरे सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ थीं, और ऐसा लगता है क्योंकि मेन नगर यही प्रतीत होते हैं। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, कोटदीजी, सुरकोटदा, मतलब इस तरह से कई नगर थे जिनके बारे में, सारे नगरों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। हड़प्पा हो गया। अब इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोहनजोदड़ो।
यहाँ शुरू करते हैं मोहन। इसका सिंधी भाषा मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ये रावी नदी के तट पर था, ये सिंध नदी के तट पर है, सिंध नदी के तट पर है। ठीक, वो रावी नदी के तट पर था, मृतकों का टीला, वो सिंध नदी के तट पर है। ठीक, यहाँ पर भी जो बस्ती पाई गई है दो भागों में बटी है। एक तो निचला नगर है, निचला नगर, यहाँ पर एक तरह से मजदूर वर्ग रहता था या निम्न वर्ग रहता था, निम्न वर्ग रहता था। और दूसरा उच्च नगर है, ये दुर्गीकृत था और सारे बड़े भवन यहीं पर पाए गए हैं। ये निचला नगर पूर्वी टीला था, पूर्वी भाग था, ये पश्चिमी। उच्च नगर दुर्गीकृत था। यहाँ पर जो दुर्गीकृत क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण चीज पाई गई है वो स्नानागार, बृहद स्नानागार, स्नानागार 7 पॉइंट। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है मैं बता देता हूँ, इसकी लंबाई चौड़ाई विशेष है, कभी कभी देख लीजिए आप लोग। इसकी लंबाई चौड़ाई थी 11.89, 11.89, 7.01, 2.43, ये मीटर में है। ठीक, इतना बड़ा जो है ये था, इसका जो पैमाना था मीटर में, ये मीटर में है। यहाँ पर इसके जो तली थी, तली ये जो था, इसमें पूरब उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी थी उतरने के लिए। एक स्नानागार था, मतलब कुंड टाइप, एक तालाब टाइप का कह सकते हैं कि वर्तमान में जो कहते हैं कि ये कुंड बनाया गया है, तो उसको नहाने के लिए बनाया गया था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी उसमें, जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे था, ऐसे तालाब था, तो यहाँ ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी उत्तर और दक्षिण में। यहाँ भी ऐसे सीढ़ियाँ बनी थी उत्तर दक्षिण में। ठीक, बाकी यहाँ पर कमरे बने हुए थे कपड़े बदलने के लिए, यहाँ पर भी थे। यहीं पर एक कुआं भी था जहाँ से पानी निकाला था, और निकास के लिए नालियाँ बनी थी पानी के निकास के लिए। इस तरह से बने। उत्तर और दक्षिण में कहाँ था, दक्षिण और उत्तर में सीढ़ियाँ थीं, दक्षिण और उत्तर में सीढ़ियाँ थीं इसमें, इसके स्नानागार में। और जैसे जो जिप्सम से इसकी जुड़ाई की गई थी, नीचे जो बिटुमिन्स का लेप लगाया गया था ताकि पानी नीचे ना जाए, बिटुमिन्स का लेप लगाया था तली में। किनारे हमने बताया कि एक कुआं था जहाँ से पानी इसमें भरा जाता था, नालियाँ बनी थी पानी निकालने के लिए। संभवतः जो धार्मिक स्नान होते थे, सामूहिक धार्मिक स्नान होते थे, यहाँ पर किए जाते थे, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अन्नागार, स्नानागार था, अन्नागार, जैसे वसूली जो अनाज वसूलते थे वो ला करके यहाँ रखते रहे होंगे निश्चित तौर पे। इसके बाद कांस्य की नर्तकी, कांस्य नर्तकी मान लीजिए, कांस्य सभागार, ये बड़ा सा सभागार मिला है जहाँ पर इनकी बैठकें होती थी। कांस्य की नर्तकी मिली है। इसके अलावा बहुत सारे, मतलब जो उस समय के मुख्य चीज़ें थी, जैसे यहाँ से मृण मूर्तियाँ, यहाँ नारी की ज़्यादा मिली हैं। एक उस पर, एक मृण मूर्ति पर शिव का 3 सींग बना हुआ एक पुरुष बैठा है, जिसके गैंडा, भैंसा, चीता और हाथी इसके चारों ओर बने हैं, पैरों पर हिरण बना हुआ है। तो ऐसा माना था कि पशुपति का है वो चित्र होगा। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी वो चीज़ें पाई जाती हैं जो आप जो है हड़प्पा सभ्यता के अन्य क्षेत्रों में पाए गए हैं। इस तरह से अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता की, जो अभी हम आगे जो क्लास लेंगे उसमें इनका नगर प्रशासन, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, विघटन सारी एक क्लास में होगी। और कुछ जो है हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो के अलावा अगली क्लास में कालीबंगा, कालीबंगा, सुरकोटदा, कोटदीजी, लोथल, धौलावीरा, इन जगहों के बारे में, यहाँ पर क्या पाई गई हैं इसके बारे में हम क्लास लेंगे। इसके अलावा प्रशासन के बारे में, कृषि के बारे में, धार्मिक प्रथाओं के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे प्रशासन है, प्रशासन के बारे में, सारी चीज़ों का हम अगली क्लास में देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप रेगुलर इसको देखते रहिए और एग्ज़ाम शूटर्स, अपने टारगेट शूटर्स क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ टारगेट शूट करने में ये आपकी मदद करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कालीबंगा, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक ही बहुत ही राजस्थान में गंगानगर ज़िले में है ये कालीबंगा। और कालीबंगा में कुछ खास बातें थीं, जैसे ये प्राक हड़प्पा युग की स्थिति भी थी, इसमें हड़प्पा युगीन स्थिति भी थी। इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं कालीबंगा, कालीबंगा। कैसा स्थल था ये? प्राक हड़प्पा युगीन और हड़प्पा युगीन दोनों था। ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और ये प्राक हड़प्पा युगीन और हड़प्पा युगीन दोनों के अवशेष मिले। हमने बताया था जब ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति में बता रहा था तो उसमें बताया था कुछ स्थल ऐसे हैं जैसे जहाँ पर ताम्र पाषाण युगीन बस्ती ताम्र पाषाण अवशेष मिले हैं। ऐसे इन्हीं सब स्थलों में या बस्ती के विकसित होने की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो यहाँ पर मिली है। नगरीकरण के प्रारंभ पहले वाली अवस्था यहाँ पर मिली है। यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें मिली, जैसे यहाँ का जो नगर था 2 भागों में विभक्त था, लेकिन यहाँ पर निचला नगर भी, हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि 2 नगर 2 पार्ट में बटे होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत होता था, विशिष्ट वर्ग के लिए बना होता था, और पूर्वी भाग जो होता था वो निचला नगर होता था। यहाँ पर जनसामान्य, मजदूर वर्ग, शिल्पकार आदि रहते थे। लेकिन कालीबंगा में स्थिति ये थी कि 2 भागों में, मतलब 2 भाग में बटा था, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि दोनों दीवार के अंदर थे, यानी ऊपरी पश्चिमी भाग भी और पूर्वी निचला नगर जहाँ पर शिल्पकार आदि रहते थे वो भी नगर भी वो दीवार के अंदर था। एक खास बात ये थी। दूसरी, इसका पश्चिमी भाग यानी ऊपरी नगर जहाँ विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे वो भी 2 भाग में बटा हुआ था। एक भाग में विशिष्ट वर्ग के रहने के लिए आवास थे और दूसरे भाग में हवन कुंड थे। यहाँ से हवन कुंड पाया गया है। क्या पाया गया है? हड़प्पा कालीबंगा से हवन कुंड। इसके बाद कब्रिस्तान भी यहाँ मिला है। और कहाँ मिला था कब्रिस्तान? अभी हमने पीछे बताया हड़प्पा में, हाँ, कब्रिस्तान 837, यहाँ भी कब्रिस्तान मिला है। एक खास बात यह है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो खेती की जाती थी, खेती में हल के निशान केवल कालीबंगा में प्राक हड़प्पा युगीन अवस्था यानी हड़प्पा काल का जो परिपक्व अवस्था थी उसके पहले की अवस्था में मिला है। क्या? हल के निशान या हल के निशान। और इस निशान से पता चलता है, जो हल के निशान मिले इससे पता चलता है कि हड़प्पा के कालीबंगा में उस समय 2-2 फसल एक साथ 2 फसलें बोई जाती थी। आज भी हम कई बार देखते हैं किसान जो है अपनी खेत का अधिकतम उपयोग करने के लिए 2-2, 3-3 फसल एक साथ लगा देते हैं कि एक तैयार हो रही है, दूसरी तैयार होने की कंडीशन में है, एक तैयार होकर यूज की जा रही है, 3-3 फसलें लगाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 फसलों के निशान पाए गए हैं। कब्रिस्तान पाया गया, हवन कुंड पाए गए हैं। और कालीबंगा जो है किस नदी किनारे था? ये जो है घग्घर या सरस्वती नदी किनारे, जो आजकल वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, उसके किनारे था कालीबंगा। कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। हालांकि फावड़े या अन्य लोहे के खेती कृषि के औजार से फावड़ा हुआ, फाल हुआ, ये सब नहीं मिला है। लेकिन
ऐसा इससे अनुमान लगाया जाता है हल के निशान से कि इस समय हल चलाए जाते थे और हल का जो फाल होता था वो लकड़ी का बना होता था। क्योंकि मिट्टी हमने बताया था कि रेगिस्तानी मिट्टी अधिकतर रेगिस्तान बालू जैसा होता, तो लकड़ी के फाल से संभव था कि वो जुताई कर सकते थे। बहुत ज़्यादा का हार्ड नहीं होता था खेत। बारिश थोड़ी जैसे पूर्वी भाग में हमारे उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में या और पूरब की तरफ जाए तो जितनी बारिश होती है उस डेंस मिट्टी में, उस मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में हल चलाना मुश्किल है। बिना लोहे के फाल वाले हल ही चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लकड़ी वाले फाल से हल पूरे सिंधु सभ्यता में इसका प्रचलन निश्चित तौर पे रहा होगा। ये हो गई कालीबंगा। इसके बाद आती बात लोथल की। जो महत्वपूर्ण नगरों में बात आती है दूसरी है लोथल। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा या बंदरगाह। इसको बंदरगाह, एक खंभात खाड़ी की तरफ था। इससे ये पता लगता है कि मेसोपोटामिया, मिस्र आदि के साथ यहाँ से व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अरब सागर में जहाजरानी करते थे। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ रंगाई के 2 कुंड पाए गए हैं। रंगाई के कुंड पाए गए हैं। युगल समाधान पाया गया है। यहीं से युगल समाधान, यानी यहाँ भी कब्रिस्तान था। पूरी बस्ती एक दीवार के अंदर है। तो इस तरह से कुछ खास बातें थी यहाँ पर जो पाई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया गोदीवाड़ा कहाँ पर पाया गया। गोदीवाड़ा कहाँ पाया गया? लोथल में पाया गया है। हल के कोण के निशान कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगम पाए थे। जो सामान्य एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। हवन कुंड कहाँ पाया गया है? ये भी पूछा जाता है। कब्रिस्तान एच कहाँ पाया गया है? तो कब्रिस्तान एच या कब्रिस्तान R37 जो है वहाँ पाया गया है। कहाँ पे? कब्रिस्तान R37 कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये हैं। जो स्थितियां थी जैसे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की, ये बाद के समय में सिंधु घाटी यानी गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा हरियाणा जैसे रोपड़ है पंजाब में, बनावली हरियाणा में, कोटदीजी सिंध प्रांत में, सुरकोटदा जैसे सुरकोटदा है। सुरकोटदा में खास क्यों है सुरकोटदा? क्यों खास है? यहाँ पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जो बाद में खोजा गया भारत में, गुजरात में, धौलावीरा। धौलावीरा। यहाँ पर 16 जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर नगर 3 भाग में विभक्त था। नगर 3 भाग में विभक्त था। ठीक, 16 जलाशय पाए गए हैं। नगर 3 भाग में विभक्त था। पत्थर पर नेम प्लेट पाया गया। गुजरात में चूंकि पाया गया है तो कुछ खास बातें हैं। बड़े नगरों में अगर बात की जाए, हड़प्पा की सभ्यता के जो बड़े नगर थे उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसके बाद गनेरीवाला, धौलावीरा आदि नगर थे। इस बड़े नगरों की बात कर रहे हैं हम, जो बड़े नगरों में जिनकी गिनती होती, ये बड़े नगर थे। बाकी सैकड़ों स्थल खोजे गए हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं।
विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं विशेषताओं में? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थीं उसमें सबसे पहले नगर नियोजन देखते हैं, क्योंकि सबसे खास विशेषता हड़प्पा सभ्यता क्या है? नगर योजना। ऐसे लिख लेते हैं, नगर योजना। अभी हमने बताया कि जो भी नगर, अधिकतर नगर कैसे बने थे? दो भाग में पार्ट थे, एक पूर्वी भाग, पूर्वी और पश्चिमी। ये पूर्वी भाग था, ये दुर्गीकृत होता था अक्सर, तो ये निचला नगर, ठीक, और ये जो है दुर्गीकृत। इसको ऐसा करिए ठीक समझने के लिए, उल्टा हो गया, फिर से बना देते हैं। ये ऐसे मानिए, तो ये पश्चिमी भाग मानिए, ये पश्चिमी भाग है, तो ये दुर्गीकृत होता था, ठीक, ये निचला नगर होता था। यहाँ मजदूर वर्ग या शिल्पकार मजदूर रहते थे, शिल्पकार मजदूर पूर्वी भाग में, ये विशिष्ट वर्ग के लिए था। सारे नगरों की स्थिति यही थी। कुछ नगरों में, जैसे कालीबंगा में तो क्या था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक जैसे थी स्थिति। कालीबंगा में ये था कि निचला नगर भी दीवार से घिरा हुआ था। लोथल में सारी पूरा नगर ही दीवार से घिरा हुआ था। धौलावीरा की बात करें तो 3 भाग में विभक्त था। ये धौलावीरा 3 भाग में विभक्त था। जो नगर थे, नगरों में हमने बताया था कि समकालीन सभ्यता में पक्की ईंटों का, पूरे विश्व में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता है। जैसे मिस्र हो, मेसोपोटामिया, सब कच्ची ईंट यूज करते थे, यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंट। जो नगर ऊपरी भाग बना होता था, विशिष्टता वहीं पर थी। जैसे जो चबूतरे पर ऊंचा उठा के बनाया जाता था, तो पहले तो नगर के चारों ओर दीवार, नगर के चारों ओर दीवार। हड़प्पा में तो 40 फीट चौड़ी दीवार है, जो बाउंड्री की दीवार है हड़प्पा में 45 फीट चौड़ी दीवार है, 45 फीट। सोच लीजिए कितनी चौड़ी, कितनी मोटी दीवार रही होगी। सड़कें चौड़ी होती थी और समकोण पर काटती थी, इसके अलावा नालियां बनी होती थी। हर घर से जो पानी निकलता था नालियों में जाता था। नालियों में मेन होल बने होते थे, वहाँ से गंदगी साफ होती थी, नालियां बनी होती थी। नगर जाल पद्धति से विन्यस्त थे, जाल पद्धति। घर 2 मंजिला भी होते थे, 1 मंजिला भी होते थे। घर जो है 2 मंजिला भी होते थे, पक्की ईंट के बताए हैं हमने। हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे जो है गली में खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। गुसलखाना होता था, वहाँ से पानी नालियों में जाता था, नालियों से मुख्य नाली में जाता था, फिर आगे निकल जाता था। कालीबंगा में जो दरवाज़ा था वो 1 पल्ले वाला दरवाज़ा, जैसे आजकल उसके अधिकतर दरवाजे 1 पल्ले वाले होते हैं, 2 पल्ले वाले दरवाजे कालीबंगा में नहीं थे, और जगहों पर 2 पल्लों वाले दरवाजे लगाए जाते थे। नगर नियोजन की जो एक रूपता थी वो अधिकतर एक जैसी ही थी, बहुत चेंज नहीं थी। और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे स्नानागार, कोठार, अन्न, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन की जो प्रमुख विशेषता थी, अन्नागार का होना। हर नगर में लगभग अन्नागार बना होता था अन्न रखने के लिए, चाहे वसूली वाला अन्न हो, चाहे उत्पादन के बाद सब धन इकट्ठे, सारे अनाज इकट्ठे किए जाते रहे होंगे, उस तरह का हो, तो अन्नागार बना होता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक विशिष्ट वर्ग के स्नान के लिए, धार्मिक स्नान के लिए स्नानागार बना था, जिसमें उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वहाँ पर विटामिन्स का लेप लगाया था, पानी जिसे ना, कुआं था साइड में जिससे पानी आता था, नालियाँ बनी थी, जो पानी पुराना होता था निकालने के लिए, छोटे छोटे कमरे बने थे चेंज कपड़े बदलने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे व्यवस्थाएं वहाँ पर थी विशिष्ट वर्ग के लिए। सभा भवन था हड़प्पा में, एक सभा भवन, बहुत बड़ा सभा भवन बना हुआ था, वहाँ शायद दरबार लगता रहा होगा। तो इस नगर नियोजन में लगभग
उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था जो आधुनिक समय में नगर के लिए ज़रूरी है। उस तरह के विन्यस्त नगर आज भी हम अपने यहाँ उतने व्यवस्थित नगर नहीं देखते हैं। जैसे जाल पद्धति पे समकोण पर काटती सड़कें, जाल पद्धति पे मकान बने हुए हों, नालियों की इतनी अच्छी उन्नत व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें आज भी हमारे नगर हड़प्पा सभ्यता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज के 2500 साल पहले हुआ था, तो 4500 साल पहले, 2500 साल पहले ईसा के पूर्व था और 2000 साल इधर बीत गया है, तो 2500 साल हो गया, 4500 साल पहले भी पहले की स्थिति हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब नगर नियोजन के बाद बात आती है, नगर नियोजन के बाद बात आती है पशुपालन कृषि की। नगर नियोजन के बाद कृषि, कृषि भी हमने बताया गेहूं, जौ, मटर, चना, मक्का, आजकल जितने अनाज हैं लगभग उस समय वहाँ पर पैदा होते थे। सब पैदा उपज जो रबी की फसल होती थी उनका लगभग राई, उनका लगभग उत्पादन यहाँ पर किया जाता था। उसका जो कालीबंगा हमने बताया कि जो कूड़ के निशान मिले हैं वो कूड़ के निशान वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो कृषि होती थी, जो सिंध का बाढ़ वाला मैदान है, जब वहाँ से बाढ़ उतरती थी तो जो ज़मीन आती थी उपजाऊ होती थी, वहाँ पर आसानी से जुताई हो सकती थी और उसके बाद फसल बोने के बाद बिना अतिरिक्त मेहनत के वहाँ से उपज हो जाती थी, जिससे नगर की व्यवस्था चलती थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वो अपना अनाज उत्पन्न करते थे, नगरों में ला के बेचते रहे होंगे और जो विनिमय होता था उससे नगर की चीज़ें उनको मिलती रही होंगी और नगर वालों को अतिरिक्त अन्न मिल जाता रहा होगा। पशुपालन की अगर बात की जाए, पशुपालन की भी परिपाटी यहाँ पर थी, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, मतलब ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर पाली जाती थी। बस घोड़े के प्रॉपर यूज के बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। आर्यों के आने के बाद ही घोड़ों का प्रचलन शुरू हुआ। यहाँ पर घोड़े जो थे, जैसे सुरगोर्दा में अवशेष मिला, मोहनजोदड़ो से अवशेष मिला है, कहीं कहीं घोड़े के मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत प्रॉपर घोड़े का उपयोग नहीं होता था। इसके बाद शिल्प की बात करें, पशुपालन के बाद शिल्प की अगर बात करें तो शिल्प में हम जानते हैं कि मृण मूर्तियाँ यहाँ बहुत बनती थीं। मृण मूर्तियाँ के अलावा कांसे शिल्पकारी, कांसे नक्काशी, कांसे की तांबे की कगाड़ी मिली है, कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं। जो स्वर्णकार होते थे वो चांदी, सोने चांदी की मूर्तियाँ जेवर बनाते ही थे, कांसे के भी बनाते थे। मेटलर्जी अपने उन्नत अवस्था में थी और उनकी मेटलर्जी से पता चलता है, जो टिन है उसकी कापर है उसकी अशुद्धता से पता चलता है कि राजस्थान क्षेत्रीय खानों से मंगाया जाता था। टिन मुश्किल से, कांसा बनाने के लिए टिन और कापर मिलाया जाता है। टिन मुश्किल से कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से आता था। तो इस तरह से इस समय उन्नत अवस्था में यहाँ की जो मेटलर्जी थी, अयस्क निष्पादन की स्थिति थी, वो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनाते थे, अयस्क निष्पादन करते थे, अयस्क तैयार करते थे और मूर्तियाँ बनाते थे। इस समय जो है सफ़ेद उन्नत अवस्था में भी थी। ईंट भट्ठे, ईंटों के तैयार किया जाता था। जाहिर सी बात है कि ईंटों के भट्ठे रहे होंगे पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि पकी ईंट लाने के लिए भट्ठों की ज़रूरत थी, तो ईंट भट्ठे खूब रहे होंगे। बर्तन बनाने के लिए कुम्हकारी रही होगी, क्योंकि बर्तन का प्रयोग भी अच्छी तरह से पता था, लोग बर्तन का प्रयोग अच्छे से करते थे। इसके अलावा खिलौना, गाड़ी, धातुओं के भी, मिट्टी के भी, मृण मूर्तियाँ इतनी सारी बनी हुई हैं। हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक मृतिका मृण मूर्ति मिली है, जिसपे एक 3 सिंह वाला पुरुष है, उसके चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी उसके चारों ओर हैं और पैर के पास हिरण है। तो मोहनजोदड़ो पशुपति शिव की स्थिति दिखाता है। तो इस तरह से जो शिल्पकारी है वो उन्नत अवस्था में थी, शिल्पकारी पर्याप्त मात्रा में चलती थी। उसके बाद वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं। वाणिज्य व्यापार हम जानते हैं कि वाणिज्य व्यापार आंतरिक विनिमय तो होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया की मुहर जो है लोथल मिली है। आंतरिक व्यापार की बात पहले करते हैं। जैसे उस समय सबसे तेज़ चलने का जो साधन था बैलगाड़ी थी। क्या थी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से एक दूसरे जगहों पर जाया जाता था। आंतरिक विनिमय, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज आता था शहरों में, मोहनजोदड़ो लोथल में लाते रहे होंगे,
और वहाँ से शहर की चीज़ें वो ले जाते रहे होंगे। इसके बाद लाजवर्द मणि है, बाहर से आते थे, टिन बाहर से आता था। मेसोपोटामिया की मुहरों पर मेलुहा का उल्लेख मिलता है। मेलुहा का साम्यता सिंधु से की जाती है। इसके अलावा मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच, मेसोपोटामिया इराक में है, दजला फरात नदी के किनारे, तो उस क्षेत्र मेसोपोटामिया और वहाँ के बीच सिंधु मेलुहा के बीच जो दो दिलमुन और माकन मिलता है, मध्यवर्ती स्थान, जहाँ से एक कह सकते हैं कि वहाँ पर दूरी ज़्यादा थी, तो बीच में स्टॉपेज के लिए वो बनाए गए थे, एक मध्यवर्ती उपनिवेश थे जहाँ वो रुकते थे, वहाँ से फिर आगे बढ़ते थे। दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई। अभी बहुत सारी कब्रों को वहाँ खुदाई नहीं हुई है, इससे पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुहरों पे ये स्पष्ट है कि दिलमुन बहरीन था। इस तरह से मिस्र से भी, अरब सागर से व्यापार होता ही था, और इसके बाद लैंडमार्क से भी, मिस्र से भी लोग व्यापार करते थे। आज हो सकता है बैलगाड़ी या जो हमारे महत्वपूर्ण साधन है, हमका मोटर कार या अन्य मोटराइज्ड वाहन से भी इतनी व्यापक तौर पर हम अपना विनिमय ना कर पाएँ, व्यापार ना कर पाएँ, जितना जो है उसमें कर लेते थे बैलगाड़ी से। व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं धार्मिक स्थिति की, तो धर्म का पता नहीं है, क्योंकि मंदिर कहीं नहीं पाया गया। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर कहीं नहीं पाया गया है धार्मिक रूप से। लेकिन स्थिति इसलिए कि एक स्नानागार जो मिला है, ऐसा स्पष्ट किया जाता है कि धार्मिक रूप से स्नान करते थे लोग। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में झांकते हुए देवताओं की मूर्तियाँ, शिवलिंग की मूर्ति, शिवलिंग तमाम सारे पाए गए हैं। इसके अलावा मातृदेवी की पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्राकृतिक चीज़ें थी, प्राकृतिक जो सिंबल्स थे, उनकी पूजा करते हुए यहाँ पर हम दिखाई देते हैं। पुरुष मूर्तियों की तुलना में महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। इससे लगता है कि व्यवस्था मातृ सत्तात्मक थी। इसके बाद बात आती है प्रशासन की। हम जानते हैं कि जो इतना बड़ा कल्चर था हड़प्पा सभ्यता का, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो कल्चर था, सैकड़ों जो स्थान पाए गए हैं, वहाँ पर जैसे माप तौल का एक पैमाना था, वहाँ पर 16 के गुणक में होता था। वो आज भी हम जानते हैं कि 16 आने का 1 रुपया होता है, 16 आने का 1 रुपया होता है। और उस समय ये 16 के गुणक का पैमाना जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। मृण मूर्तियों की एक रूपता, जो लिखावट है वहाँ मिली है, हालांकि है तो पिक्टोग्राफ, 250 से 400 अक्षर जो प्राप्त हुए हैं वो लगभग उनमें सिमिलरिटी है। मृण मूर्तियों में सिमिलरिटी है, जो बर्तन हैं उनमें सिमिलरिटी है। तो पूरे इतने व्यापक क्षेत्र पे इतनी समरूपता बिना केंद्रीकृत सत्ता के संभव नहीं है। अब ये सत्ता कैसी थी, तंत्रात्मक थी कि या सहकारी सिस्टम पे चला जाता था, कैसे था ये नहीं कन्फर्म है। राजा होता था कि व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया जाता था, ये तो नहीं कन्फर्म है। लेकिन निश्चित तौर पे एक केंद्रीय सत्ता थी जो अनुशासन जहाँ पर पर्याप्त था। अब इसके बाद बात आती है लिपि की। लिपि में अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया 250 से 400 पिक्टोग्राफ हैं, लेख चित्रात्मक हैं, उनमें बहुत अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु सभ्यता की जो सटीक जानकारी है अनुमान पर ही आधारित है। हम तर्क द्वारा उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है सिंधु सभ्यता में क्या क्या रहा होगा, लोग कैसे रहते होंगे, उनके मान्यताएं क्या थीं। तो उनकी मूर्तियों से उस पर जो चित्र बने उससे हम निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर जिस दिन ये लिखाई 250 से जो 400 पिक्टोग्राफ हैं, इनको जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही सटीक जानकारी हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम बात करें पतन की, तो पतन के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, बहुत सारे विद्वान हैं। पतन में अगर बात करें, पतन में भी एक मत नहीं है। जैसे पतन के कुछ कारण, पहला है आर्यों का आक्रमण। ऐसा माना जाता है कि आर्य आए मध्य एशिया से, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग आर्कटिक प्रदेश से मानते हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारे मत हैं। तो आए, चूँकि उनके पास घोड़े थे, अस्थायी जीवन नहीं, आयावरी जीवन व्यतीत करते थे, हथियार थे, तीर कमान थे, तो अपने घोड़ों से बहुत तेज़ चल पाते, तो उन्होंने जो है इसका
नष्ट किया हड़प्पा सभ्यता को। ठीक, पारिस्थितिकी अवनयन, सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी में बाढ़ आई और सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा विवर्तनिक विक्षोभ, नदी का मार्ग बदलना, सबके अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों को बहुत विस्तृत जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें इतना डिटेल नहीं पूछाता है। बाकी अगर मेंस देना हो तो इसमें डिटेल जाता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पतन जो है, अगर पूछा जाएगा उत्पत्ति कैसे हुई, पतन कैसे हुआ, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बस एक इंट्रोडक्टरी जानना चाहिए कि उनका नष्ट कैसे हुआ, विद्वानों के विभिन्न मत क्या हैं। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर ये समाप्त हुआ। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आपने देख ही लिया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।